वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। मैं सीमा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पॉलिटी टास्क पर। हम चैप्टर 7 पढ़ चुके हैं। आज हम चैप्टर 7 का रिकैप करेंगे क्योंकि ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और सिक्योरिटी मुद्दा भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और वर्ल्ड में सिक्योरिटी क्या है, उसकी क्या प्रेफरेंस है या फिर कितनी प्रायोरिटी उसको देनी है या फिर उसकी रेलेवेंस क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज हम चैप्टर 7 का ही रिकैप करने वाले हैं टेबल के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। समकालीन विश्व में सुरक्षा के प्रकार। ठीक है, सुरक्षा के प्रकार क्या होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सुरक्षा क्या है, इसको जानेंगे। तो सुरक्षा का मतलब है खतरे से आज़ादी, यानी कि कोई भी ऐसा खतरा ना हो जो मानवता के लिए और मानव जाति के लिए खतरा साबित हो इन फ्यूचर में, भविष्य में या फिर आने वाले समय में। तो उसको हम कहेंगे खतरे से सुरक्षा। सुरक्षा के प्रकार अब हम पढ़ने वाले हैं। सुरक्षा के प्रकार कितने होते हैं। सुरक्षा बेसिकली दो प्रकार की होती है, पारंपरिक सुरक्षा और अपारंपरिक सुरक्षा। इसको हम पारंपरिक धारणा और अपारंपरिक धारणा भी कह सकते हैं। ये जो पारंपरिक धारणा होती है, ये जो पारंपरिक धारणा है, ये भी दो प्रकार की है बेसिकली। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। तो पारंपरिक धारणा में दो तरीके की धारणाएं आएंगी। कौन सी आएगी, एक तो बाहरी सुरक्षा है और एक आंतरिक सुरक्षा, यानी कि जो भी ये वर्ल्ड है, मान लीजिए इसमें जो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, बाहरी सुरक्षा का मतलब इस कंट्री की जो सिक्योरिटी है वो अदर कंट्री को लेकर किस प्रकार की है और किस प्रकार की होनी चाहिए या फिर किन किन तरीक़ों से बाहरी सुरक्षा किसी एक कंट्री को चाहिए। आंतरिक सुरक्षा का मतलब है कि कोई एक कंट्री है, उस एक पर्टिकुलर कंट्री के पास अपनी कौन कौन सी प्रॉब्लम है और उन प्रॉब्लम्स को वो कैसे सॉर्ट आउट करता है। वहीं पे जब अपारंपरिक धारणा के बारे में बात करी जा रही है तो अपारंपरिक धारणा में काफ़ी सारे ऐसे मुद्दे आते हैं जो कोई भी एक राष्ट्र अकेले उस प्रॉब्लम का सल्यूशन, उस परेशानी का हल नहीं निकाल सकता, उस चुनौती को अकेले ही टैकल नहीं कर सकता। तो हम पहले पढ़ेंगे बाहरी सुरक्षा के बारे में। तो जो बाहरी सुरक्षा है उसके जो बुनियादी विकल्प है कि हम बाहरी सुरक्षा को किस प्रकार से, बाहरी सुरक्षा से बचा जा सकता है, यानी कि हम बाहरी रूप से किस प्रकार से अपने राष्ट्र को सुरक्षित रख सकते हैं। तो सबसे पहला इसका विकल्प है आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण का मतलब होता है कि अगर कोई भी राष्ट्र है वो सामने वाले राष्ट्र से उसकी नहीं बनती या कोई पड़ोसी राष्ट्र से उसकी नहीं बनती, ठीक है, कोई नेबरहुड कंट्री है आपकी उससे नहीं बनती है, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि सिचुएशंस कैसी हैं। क्या आप उस कंट्री से ज़्यादा ताकतवर हैं? क्या आपका सैन्य बल उस कंट्री से ज़्यादा ताकतवर है? अगर है तो आप उससे भिड़ सकते हो, और अगर आपका सैन्य बल, आपकी जीडीपी, आपकी अर्थव्यवस्था, आपकी इकोनॉमिक मजबूत नहीं है या फिर स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप इकोनॉमिक लेवल पे स्ट्रॉन्ग नहीं हो, तो आपको या फिर आपके सामने वाली कंट्री को, जो भी कंट्री, कहने का मतलब कि जो भी राष्ट्र कमज़ोर राष्ट्र है, अपने विरोधी राष्ट्र से उस विरोधी राष्ट्र के सामने वो अपने घुटने टेक दे, दैट मीन्स आत्मसमर्पण कर दे। अब यहाँ पर बात आ जाती है शक्ति संतुलन की, कि शक्ति संतुलन है क्या। तो बेसिकली शक्ति संतुलन का मतलब होता है कि पावर को बैलेंस करना, क्योंकि जितनी भी कंट्रीज़ हैं, सारी कंट्रीज़ ये चाहती हैं कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बन जाए, और शक्तिशाली बनने की होड़ में वह काफ़ी सारे ऐसे काम भी कर जाती हैं जो आने वाली मानव जाति के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। और कहा जाए कि कुछ ऐसी कदम हैं जिनको सभी राष्ट्र उठाएंगे अगर, तो पूरी मानव जाति का विनाश हो सकता है। इसलिए शक्ति संतुलन, अवरोध की स्थिति लाना बहुत ही अनिवार्य है अगर सुरक्षा चाहिए तो ये शक्ति संतुलन का मतलब है कि
जो हथियारों की होड़ हो रही है उस हथियारों की होड़ में कमी लाई जाए, शक्ति में अवरोध लेकर आया जाए, यानी कि जो महाशक्ति है या फिर जो शक्तिशाली राष्ट्र है उसके अगेंस्ट में डायरेक्ट उससे युद्ध नहीं करना, डायरेक्ट उससे वॉर नहीं करनी, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस रखी जाएं कि उसकी शक्ति अवरुद्ध हो। थर्ड है गठबंधन। क्या है? थर्ड है गठबंधन। अब गठबंधन का मतलब होता है कि कोई भी मोस्ट पावरफुल कंट्री है, आप डायरेक्ट उससे लड़ नहीं सकते हो, वॉर नहीं कर सकते हो, लेकिन जो कमज़ोर कंट्री हैं वो सभी आपस में मिलके एक संधि या फिर एक गठबंधन करके उससे जो आप बात रखना चाहते हैं उस पावरफुल कंट्री से आप वो सामने उसकी बात रख सकते हो, या फिर आप उससे गठबंधन करके अपने आप को सुरक्षित महसूस करा सकते हो। इसके बाद आ जाता है फोर्थ पॉइंट है विश्वास बहाली। ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट है विश्वास बहाली, यानी कि आप अपने सामने वाली कंट्री से या फिर अपने विरोधी पक्ष को इतना विश्वास दिलाओ कि आप परमाणु संपन्न हो या फिर आपके पास भी अस्त्र है या फिर सैन्य पावर है, लेकिन सैन्य शक्ति है, लेकिन आप उसका दुरुपयोग नहीं करोगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे आंतरिक सुरक्षा के बुनियादी विकल्प क्या हैं। ठीक है, जो आंतरिक सुरक्षा है उसके बुनियादी विकल्प क्या हैं। आंतरिक सुरक्षा किस प्रकार से लाई जा सकती है, तो इसका पहला पॉइंट है निशस्त्रीकरण। फर्स्ट पॉइंट क्या है? निशस्त्रीकरण। ठीक है, निशस्त्रीकरण का मतलब होता है हथियारों पर कुछ प्रकार से रोक लगाना, कुछ हद तक जो हथियार हैं उनकी डिमांड को कम कर देना। ठीक है, ये होता है निशस्त्रीकरण। जैसे ही 1972 में जैविक हथियार संधि हुई, बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन BWC हुआ, ऐसे ही 1992 में रासायनिक हथियार संधि हुई, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन CWC। ठीक है, ये सभी निशस्त्रीकरण के अंतर्गत आती हैं संधियाँ। तो कुछ ऐसी संधि करना जिससे हथियार को नियंत्रण किया जा सके, हथियारों को नियंत्रण किया जा सके। इसके बाद हम पढ़ेंगे अस्त्र नियंत्रण। अस्त्र नियंत्रण बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सभी कंट्रीज़ निशस्त्रीकरण यानी कि किसी भी परमाणु हथियार का निर्माण ना करना। ठीक है, ये तो किसी भी कंट्री के हक में बात नहीं होगी और कोई भी कंट्री इस बात को फॉलो नहीं करेगी कि वो हथियारों का उत्पादन ही ना करें। अपने लिए वो कोई भी कंट्री सुरक्षा महसूस कराने के लिए हथियारों को ना रखे अपने पास, लेकिन उन अस्त्रों पर नियंत्रण कर सकती है। यानी कि जो हथियार वो अपने पास अपनी सुरक्षा के लिए रख रही है उस पर काफ़ी हद तक एक लिमिट लगा सकती है, सीमित रख सकती है। ठीक है, तो अस्त्र नियंत्रण काफ़ी इम्पॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट हो जाता है आपके लिए। जैसे कि अस्त्र नियंत्रण के अंतर्गत काफ़ी सारी संधियाँ हुई। 1972 में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि हुई, ABM संधि हुई। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे जो सेकेंड कोल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, इनको मद्देनज़र रखते हुए कोल्ड वॉर में कोई परमाणु हथियार रक्त रंजित युद्ध ना हो, इसीलिए काफ़ी सारी संधियाँ की गई जिससे कि ऐसी प्रॉब्लम दोबारा से क्रिएट ना हो। इसके लिए काफ़ी सारी संधि की गई, जैसे सॉल्ट सेकेंड हो गया, स्टार्ट हो गया। ठीक है, NPT हो गया, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT हुआ। ठीक है, जो कि 1968 में हुई थी। इस NPT पे भारत ने हस्ताक्षर करने के लिए इनकार कर दिया। इसका कारण ये रहा कि इस संधि में कहा गया था जो भी राष्ट्र 1968 से पहले परमाणु हथियारों का परीक्षण कर चुके हैं वह सभी शक्ति संपन्न राष्ट्र कहलाएंगे, और जिन्होंने परमाणु परीक्षण नहीं किया है वह अब कभी भी परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे और हथियार नहीं रखेंगे। तो परमाणु परीक्षण ना करने की कैटेगरी में भारत भी आता था। तो यहाँ पर भारत ने इस बात से इस संधि को इनकार कर दिया। लेकिन इस संधि का सहयोग करते हुए
भारत ने कहा कि हम परमाणु परीक्षण तो ज़रूर करेंगे, लेकिन परमाणु सिर्फ उतने ही रखेंगे जितनी हमारी सुरक्षा के लिए आवश्यक हों। इसके बाद आ जाता है विश्वास बहाली। कोई भी कंट्री है आपस में एक दूसरे को विश्वास दिला के रखें कि हम पहले परमाणु युद्ध नहीं करेंगे। और देखिए कितनी अच्छी बात है, नो फर्स्ट यूज़, नो फर्स्ट यूज़, ठीक है, नो फर्स्ट यूज़। इसका मतलब होता है हम पहले यूज़ नहीं करेंगे परमाणु हथियारों का। कोई भी कंट्री पहले परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगी तो ये परमाणु हथियारों के युद्ध की तो स्थिति उत्पन्न होगी ही नहीं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं सुरक्षा के प्रकार का जो दूसरा प्रकार है अपारंपरिक धारणा। ये जो अपारंपरिक धारणा है ये बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है। इसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, बहुत सारी ऐसी धारणाएं आती हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे मसले परेशानियां चुनौतियां आती हैं जो कोई भी एक राष्ट्र अकेले उनका समाधान उनका निदान नहीं निकाल सकता। इनका सिर्फ एक ही निदान होता है, सहयोग, कोऑपरेशन। अगर ये लोग कोऑपरेट करेंगे सभी राष्ट्र तभी इन परेशानियों का हल निकल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक पढ़ते हैं। फर्स्ट है आतंकवाद। अब ये जो आतंकवाद है, आतंकवाद बेसिकली पाकिस्तान में इनके जड़ें देखी जाती हैं, ISI, ठीक है, ऐसे ही। और ये जो आतंकवाद है, ये आतंकवाद किसी भी विरोधी सरकार को, ये एक छोटा सा समूह होता है जो आम जनता को परेशान करना, प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाना, इसके साथ साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर धमाके करना या फिर बमबारी करना, इनका काम बेसिकली यही होता है। और यहाँ पर जो ये आतंकवादी होते हैं, ये आतंकवादी बेसिकली आम जनता को अपना हथियार बनाकर सरकार से अपनी बात मनवाना चाहते हैं। इसके बाद आता है मानवाधिकार। मानवाधिकार को लेके इतना डिबेट है, मानवाधिकार का इतना डिबेट है कि मानवाधिकार पे किस अधिकार को मानवाधिकार के अंतर्गत रखा जाए, कितना हद तक रखा जाए, इसके लिमिट्स क्या हैं, इन सभी पे अभी भी चर्चा हो रही है। और पूरी तरीके से मानवाधिकार की एक शुद्ध अवधारणा सामने नहीं आई है, लेकिन फिर भी मानवाधिकार एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है। इसमें बेसिकली मानवाधिकारों में हम 3 अधिकारों के बारे में पढ़ते हैं, जो कि है राजनीतिक अधिकार, यानी कि आपको राइट टू वोट होगा, अपने वोट डालने का अधिकार होगा, मत डालने का अधिकार होगा, अपना अभिव्यक्ति, आप जो आपके व्यूज़ हैं आप अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हो, और इसी के साथ साथ में आप सभा संगठन भी बना सकते हो। इसके बाद आ जाता है वैश्विक निर्धनता। वैश्विक निर्धनता है, ये वैश्विक स्तर पर हम निर्धनता की बात करेंगे, ना कि किसी एक कंट्री पे। और जो अपारंपरिक धारणा में जितने भी कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, वो सभी कॉन्सेप्ट आपको वैश्विक स्तर पे ही पढ़ने हैं। किस पे? हम वैश्विक स्तर पे ही इनको पढ़ते हैं, क्योंकि कोई एक कंट्री इनका प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं निकाल सकती। तो इसके बाद हम पढ़ रहे हैं वैश्विक निर्धनता, ठीक है। वैश्विक निर्धनता इन द सेंस कि देखिए, बाहर 6 ऐसे राष्ट्र हैं जो कि पूरे विश्व की जनसंख्या के 50% ऐसे 6 राष्ट्र हैं जिनमें निर्धनता यानी कि गरीबी, पॉवर्टी शामिल है। और वो 6 राष्ट्र कौन कौन से हैं? भारत है, चीन, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। ये 6 ऐसे राष्ट्र हैं जिनमें विश्व की पूरी जनसंख्या का 50% जनसंख्या ऐसी है जो निर्धनता, गरीबी रेखा के नीचे है। इसके बाद आता है अकाल भूखमरी। आप देखिए, अकाल भूखमरी ये एक ऐसी वैश्विक स्तर पर परेशानी है जिसका निदान करना सभी राष्ट्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा अनिवार्य और ज़रूरी है। सभी राष्ट्रों को अपना पर्यावरण स्वच्छ रखना, जिससे कोई भी अकाल ना पड़े, भूमि उपजाऊ रहे, अनाज की
फसल अच्छी हो और इसके साथ साथ में उर्वरता रहे मिट्टी में, इसके लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे कि अकाल और भुखमरी की परेशानियां या परिस्थिति उत्पन्न ना हो। और इसके लिए अपने देश की जो पर्यावरण है उसको भी स्वच्छ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ में बीमारियां और महामारियां, ठीक है, ये भी एक ऐसी कुछ ऐसी बीमारियां और या फिर महामारियां होती हैं जो एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र इसके बाद बढ़ती ही चली जाती हैं। और जैसे आपको मैं इसका एक लेटेस्ट उदाहरण या फिर लेटेस्ट एग्जाम्पल बताऊं तो वो है कोविड, ठीक है। इसके पहले भी काफ़ी सारी ऐसी महामारियां आ चुकी हैं, जैसे कि हैजा हो गया, डेंगू हो गया, पोलियो हो गया, प्लेज हो गया, ठीक है। ये काफ़ी सारी ऐसी महामारियां थीं जो कि बहुत तेज़ी से पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले रही थी। इसके बाद है पर्यावरण प्रदूषण। ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है पर्यावरण प्रदूषण कि आपको हर सब्जेक्ट में पढ़ने के लिए मिलेगा कि पर्यावरण प्रदूषण क्यों हो रहा है, कितने प्रकार का है, इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, इसको कम करने के लिए कितनी बैठकें हुई और कौन कौन से संगठन बनाए गए और उन संगठनों में किस राष्ट्र का किस प्रकार से योगदान है। इसके बाद में लास्ट टॉपिक है हमारा वैश्विक ताप वृद्धि। ये पर्यावरण से ही कनेक्टेड टॉपिक है, वैश्विक ताप वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग होने के कारण ओजोन लेयर में होल होना, इसके अलावा पराबैंगनी जो किरणें हैं वो हमारी धरती तक आना, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को स्किन प्रॉब्लम्स होना, ये सभी इस टॉपिक के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड्स हम आज चैप्टर 7 का रिकैप कर चुके हैं। सुरक्षा क्या है, सुरक्षा के प्रकार क्या हैं, सुरक्षा के प्रकार में जो पारंपरिक धारणा है उसके अंतर्गत कौन कौन से मुद्दे आते हैं और अपारंपरिक धारणा में कौन कौन से मुद्दे आते हैं, ठीक है। और जो पारंपरिक धारणा है इसमें बेसिकली हम सैन्य शासन, अपने राष्ट्र की सैन्य शासन को बढ़ाने पर जोर देते हैं, अपने राष्ट्र की जो सैन्य शासन उसको मजबूत करने पर जोर देते हैं। लेकिन जो अपारंपरिक धारणा है वो सभी सहयोग के द्वारा ही हल की जा सकती हैं। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर कंप्लीट होता है, कल मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 8 के साथ। और तब तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड हिट द बेल आइकन। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।